प्रश्न एक कहता है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन। आपको बता दें स्वर संधि में जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उससे जो नए ध्वनि उत्पन्न होते हैं, नए विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है व्यंजन और स्वर का, इसीलिए इसका आंसर नहीं है। व्यंजन का नियम होता है व्यंजन संधि उस संधि को कहते हैं जिसका प्रथम पद या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो। जब स्वर और व्यंजन आपस में मिल करके नया विकर्ण उत्पन्न करता है तो उसी को हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे अगर बात करेंगे क हलंत प्लस अ तब जाके बनता है क, अतः क क्या है, व्यंजन है, अतः इसको हम व्यंजन संधि के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए नवीन सार्थक शब्द को डॉट डॉट कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो मिलने से जो नए शब्द बनते हैं उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, कारक कहते हैं, समास कहते हैं या संज्ञा संधि कहते हैं। तो आपको बता दें संधि किसे कहते हैं। संधि का नियम होता है जब दो या दो से अधिक ध्वनि आपस में मिल करके नए वर्ण का या नए विकार उत्पन्न करते हैं। नए विकार जब उत्पन्न करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलता है उससे जो नए शब्द बनते हैं और सार्थक शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। अब बात रहा कारक का, तो कारक कोई शब्द नहीं होता है, कारक चिन्ह होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से अप्रदान के लिए। अगला क्वेश्चन है यथा स्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा। यथा और स्थान, स्थान के अनुसार, या यथा का स्थान या स्थान का यथा। इसका राइट आंसर होगा यथा स्थान का अर्थ होता है स्थान के अनुसार। इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। ऊपर में गद्यांश दिया है, इसको पढ़ करके पता करना है कि इसका शीर्षक क्या है। जैसे कि पढ़ रहे हैं हम, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलों और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, इसकी प्रिय है भारत माता। अब क्वेश्चन कहता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। पहला ऑप्शन है भारत माता होगा, भारत माँ है, जगत जननी है या सबकी प्रिय भारत माता है। तो इसका राइट आंसर होगा सबकी प्रिय भारत माता है। गैजेट्स का गैजेट के लिए सही परिभाषिक शब्द है राजपत्रित या अपराजपत्रित, सरकारी या गैर सरकारी। इसका राइट आंसर है राजपत्रित। कॉन्टीजेंसेस एक्सपेंडिचर के लिए सही अर्थ परिभाषित शब्द है आश्रित व्यय, गुप्त धन, आपात राशि या अनुवर्ती राशि। आपको बता दें कॉन्टीजेंसेस का मतलब होता है अचानक और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। जो अचानक खर्च होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंसेस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब हुआ खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च जिसको हम व्यय भी कहते हैं, अतः इसका आंसर होगा
आकस्मिक व्यय। अगला क्वेश्चन, ट का उच्चारण स्थान है, कंठ है, मूर्धा है, दंत है या ओष्ठ है। आपको बता दें, क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, र। ये सब जो भी है इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। च वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है, च वर्ण का उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु किसका उच्चारण स्थान होता है? च वर्ण का। च वर्ण के अंतर्गत क्या आ जाएगा? च, छ, ज, झ और र। ये जो है ये सारे इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ट वर्ण का उच्चारण स्थान जो है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान, ट वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा हो जाता है। ट का अंतर्गत जितना भी है, जैसे ट, ठ, ड, ढ और न, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। इसी प्रकार त वर्ण का जो होता है, त वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। जैसे हम दंत मान लीजिए, दांत कह सकते हैं, दंत होता है। जैसे कि त, थ, द, ध और न, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। इसी प्रकार प वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है, ओष्ठ। जैसे प, फ, ब, भ और म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो याद रखिए, कंठ किसका है? प वर्ण का। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। दंत का किसका होता है? त वर्ण का। त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ओष्ठ किसका होता है? प वर्ण का। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। और ट वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारतीय का भाववाचक संज्ञा होगा। भारत, भरत या भारतो या भारतीयता। आपको बता दें, भारत जो है वो संज्ञा तो है लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भरत ये भी संज्ञा है लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारतो ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन इसको कहते हैं भाववाचक। भारतीय का भाववाचक संज्ञा, इसका भाववाचक हो जाएगा भारतीयता। अगला क्वेश्चन कहता है 9, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ है। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ है, पहला सम्मानजनक बात करना या अपमानजनक बात करना या जहर खाना, इनमें से कोई नहीं। तो जहर उगलना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानजनक बात करना। जब कोई व्यक्ति किसी के सामने में कड़वी बातें या अपशब्द बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं जहर उगलना। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दूसरा है, प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तीसरा, धीरे धीरे ध्यान से चलो। या चौथा, यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। क्वेश्चन क्या खोजना मुझे? अशुद्ध वाक्य। आपको बता दें, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। आपको बता दें, दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य। दर्शनीय स्थल का मतलब देखने योग्य स्थान। और यहाँ पर फिर से वही शब्द रिपीट है, देखने योग्य। इसका मतलब है ये इसका अशुद्ध वाक्य है। इसका होना चाहिए, गया में कई, इसका आंसर होना चाहिए या शुद्ध होना चाहिए, गया में कई दर्शनीय स्थल है। ये गलत है क्योंकि इसमें दर्शनीय स्थल का हिंदी रूपांतर ही भावार्थी हो जाता है देखने योग्य। इसलिए एक वाक्य में 2 एक जैसे वाक्य शब्द है, इसलिए अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्दों का पदबंध है। वह पहले से तेज दौड़ा। पहला सर्वनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है। आपको बताते कहता है पहले से बहुत तेज दौड़ा। ये विशेषता बताता है दौड़ा का। ये दौड़ना क्या है? क्रिया है, इसलिए इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, आम खाया जाता है। इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? एक से अधिक विकल्प सही है। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। यहाँ पर कर्ता नहीं है क्योंकि कर्ता कर्ता नहीं। आपको पता है जब कारक चिन्ह देखते हैं तो कर्ता नहीं, जब किसी कर्ता का पहचान नहीं से होता है, अतः इसमें नहीं है। आम खाया जाता है, अतः आम को खाया जाता है, ये कर्म वाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ। वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। आपको बता दें, यहाँ पर आप मेरे घर आएंगे या मैं आपके घर आऊँ, यहाँ पर या लिखा हुआ है। आपको याद रखिएगा, अगर वाक्य में या और पर या लेकिन इसमें से कुछ भी आ जाए तो आप समझिएगा वो संयुक्त स्वर है। क्या होगा इसका आंसर? संयुक्त वाक्य। आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ, यहाँ पर या लिखा हुआ है, या और पर लेकिन आ जाए तो समझिए वो क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन कहता है, शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह है अलंकार है, अर्थ है, छंद है या तीनों है। तो इसका आंसर होगा, जो हम शब्द को सुनकर जो हम समझते हैं उसे हम अर्थ कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूर्य निकल गया है। सूर्य निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है, वाचक है, व्यंजक है, लक्षक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लक्षक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है उस अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं, उपमेय कहते हैं, उपनाम कहते हैं या वाक्य कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इस अलंकार को समझने से पहले हम अलंकार के प्रकार को और उसके समझाने का, उसको पहचानने का ट्रिक को समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे
उपमा अलंकार को कैसे पहचाना। इसमें दो चार बातें हैं जिसको याद रखना, जैसे सा सी समान जैसा जैसे जैसे मान लें। जैसे इसका नियम है जब दो अलग वस्तु स्पष्ट तुलना हो, जैसे वह शेर सा बहादुर है, उसका आंख मुख जैसा चांद है, उसका मुख चांद जैसा है, तो यहाँ पे इसका तुलना हो रहा है किसी व्यक्ति को शेर से और किसी का मुख का तुलना हो रहा है चांद से, यानी कि उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद जैसे आ जाती है तो उसका मतलब हो जाता है उपमा अलंकार। दूसरा होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कैसे पहचाना, इसमें भी तुलना होता है लेकिन जैसा वैसा इत्यादि शब्द नहीं आता है। जैसे वह शेर है, जैसे जीवन सागर है। अभी देखें उपमा अलंकार में भी देखें, वह शेर सा बहादुर है या उसकी आंख चांद जैसा है। इसमें क्या रहा था, शेर सा या चांद जैसा, ये भी तुलना हो रहा है। लेकिन रूपक अलंकार में भी तुलना होता है लेकिन सा जैसा इत्यादि शब्द नहीं रहते हैं, डायरेक्ट रहता है, जैसे वह शेर है, जीवन सागर है। अब देखेंगे मानवीकरण अलंकार, इसको कैसे पहचानेंगे। तो मानवीकरण अलंकार ऐसे अलंकार को कहते हैं जिसमें बात तो रहती मानव की लेकिन वो मानव नहीं होते हैं, निर्जीव कोई वस्तु रहते हैं लेकिन वो काम करता है इंसान जैसा, उसको हम कहेंगे मानवकरण अलंकार। जैसे हवा गुनगुना रही है, हवा क्या है, निर्जीव पदार्थ है लेकिन गुनगुना रही है। जैसे रात मुस्कुरा रही है, यहाँ पर रात मुस्कुरा, जबकि यह रात निर्जीव है, वो मुस्कुरा रही मनुष्य की तरह, अतः इसको हम क्या कहेंगे मानवीकरण अलंकार। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार, इसको कैसे पहचानेंगे। जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो उसमें जो अलंकार यूज होते हैं उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे उसने आंसू की नदी बहा दी, जबकि आपको पता है आंसू का नदी कभी नहीं बह सकता है। जैसे भूख से आंखों में तारे दिखने लगे हैं, भूख से कभी तारे नहीं दिखने लगते हैं, लेकिन उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, अतः इसको कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि इसमें दो चार बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको लिया जा सकता है, जैसे सर पर पहाड़ उठा लेना इत्यादि, ये भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। एक होता है अनुप्रवास अलंकार, इसको कैसे पहचानेंगे। अनुप्रवास अलंकार का पहचान होते हैं एक ही वर्ण बार बार आते हैं, एक ही वर्ण बार बार आते हैं, वर्ण मीन्स अक्षर, जैसे चंचल चेतक चित ज्वाले, मधुर मधुर मुस्कान। यहाँ पर हम कहते हैं च और म, यानी जैसे इससे पहले अक्षर क्या आता है च, भले ही वो लिखा अलग अलग हो लेकिन च से शुरुआत हो रही है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान, यह म से शुरू हो रहा है, अतः उसको हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं यमन अलंकार कैसे पहचानते हैं। यमन अलंकार जो है इसकी पहचान ऐसी होती है कि एक ही शब्द दो बार रिपीट हो जाता है, एक शब्द दो बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं यमन अलंकार। जैसे कनक कनक से 100 गुना, जैसे यहाँ लेकिन अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं, एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। आपको बता दें इससे पहले हमने देखे अनुप्रवास अलंकार में ये होते हैं कि इसका जो वर्ण होते हैं वो बराबर होता है, भले इसका लिखावट अलग हो, इसका अक्षर अलग हो, लेकिन अनियमन अलंकार होते हैं उनका अक्षर दोनों बराबर होते हैं। आप देखेंगे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द रहते हैं लेकिन उसका अर्थ दो हो जाता है। जैसे राम ने धनुष तोड़ा, राम ने यहाँ धनुष को तोड़ा, यहाँ पर एक धनुष को तोड़ा भी हो सकता है, दूसरा किसी के अभिमान को भी तोड़ा, यहाँ पर दो अर्थ आता है। आप उसको हम क्या कहेंगे श्लेष अलंकार। एक शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, आप याद रखिएगा, जो उपमा अलंकार होते हैं उसमें हम तुलना करते हैं दो वस्तुओं के बीच में, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में। जैसे वह शेर सा बहादुर है या उसके मुख चांद जैसा है, ठीक है। रूपम अलंकार में भी तुलना ही होता है, लेकिन इस अलंकार में तुलना तो करते हैं लेकिन दो वस्तुओं का नाम नहीं रहता है। जैसे वह शेर है, जैसे जीवन सागर है। मानविक अलंकार जो होते हैं, मानवीकरण अलंकार में लिखा हो रहता है मानवीकरण, यानी कि मानव से संबंधित हो, ठीक है, लेकिन वो निर्जीव वस्तु के तुलना में होते हैं, यानी कि मानव जैसा क्रिया निर्जीव वस्तु जब करते रहते हैं तो उसको हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे हवा गुनगुना रही है, जबकि हवा कभी गुनगुनाती नहीं है, लेकिन आदमी बोलता है हवा गुनगुना रही है, अतः यह हवा जो है निर्जीव है लेकिन क्रिया कर रही है मानव की तरह। जैसे रात मुस्कुरा रही है, रात निर्जीव है लेकिन मानव की तरह क्रिया कर रही है। अतः जब कोई वाक्य के कर्ता जब निर्जीव वस्तु हो और वह मानव की तरह क्रिया करे तो उसको हम कहेंगे मानवीकरण अलंकार। एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में होता क्या है, जब हम किसी चीज़ के बारे में उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जब बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। जैसे उसने आंसू की नदी बहा दी, भूख से आँख में तारे दिखने लगे हैं। अनुप्रवास अलंकार में होता है एक ही वर्ण बार बार आते हैं, एक ही वर्ण बार बार आते हैं, अक्षर नहीं वर्ण। जब एक ही वर्ण बार बार आए तो उसको समझ जाना है कि अनुप्रवास अलंकार है। जैसे चंचल चीतक चीत चूड़ा, जैसे मधुर मधुर मुस्कान, जिसमें म
म आया, बार बार आ रहा है, अतः वह है अनुप्रवास अलंकार। एक है यमन अलंकार। यमन अलंकार में ये होता है अक्षर बार बार आते हैं या शब्द बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कनक कनक से 100 गुना, यहाँ कनक कनक 2 बार रिपीट हो गया, अतः यह है यमन अलंकार। एक होता है श्वेत अलंकार। श्वेत अलंकार में होता है शब्द एक ही रहता है लेकिन अर्थ उसका 2 हो जाते हैं, अतः उसको हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए 20 MCQ नीचे दे दिया गया है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और वीडियो को पॉज कर करके इस 20 ऑब्जेक्टिव को बनाने की कोशिश करेंगे और आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। फिर कल हम इसका इसी 20 का आंसर पोस्ट कर देंगे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। इसी तरह से टोटल 20 क्वेश्चन दिया गया है। इसी 20 क्वेश्चन को आप लोग अभी रिवीजन करेंगे या इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसकी तुलना की जाती है दूसरी वस्तु से, उस अलंकार को क्या कहते हैं हम लोग, उस अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं, जो अभी आप लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 17 जहाँ मानवेतर जड़ अथवा चेतना में मानव जैसी हरकतें आरोपित हो, मानव जैसा आरोपित हो, यहाँ पर क्या कह रहा है, मानव जैसा आरोपित हो, मानव न हो, मानव जैसा हो, लेकिन वो हो निर्जीव वस्तु, तो उसको हम क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। अभी आप देखें 18 नंबर के दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार ढूंढे, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा होगा नहीं, मानवकृत होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्प्रेरण। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है रूपक अलंकार है, इस काले संकट सागर पर चारु चंद्र चंचल किरणें खिल रही थी जल थल, आगे नदियाँ पड़ी पार अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, दीनबंधु दुखियों को दुख कब दूर करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं चारु चंद्र चंचल किरण, इसमें दुखों का बात हो गया, जबकि रूपक अलंकार कहता है तुलना तो हो लेकिन उसके साथ 2 अन्य वाक्य में शब्द न हो, अर्थात 2 वस्तु का नाम न हो, लेकिन यहाँ 2 वस्तु का नाम आ गया, इसलिए इसका आंसर नहीं। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़े, इसमें 2 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। दीनबंधु हो, हाँ दुख हो, तो ये भी इसमें 2 आ गया, इसका मतलब इसका राइट आंसर है ए, जैसे इस काले संकट सागर पर। अगला क्वेश्चन कहता है मोनो भीत जाहि महातो महाशीत ते पसारी पानी मानो छतियाँ की छा राखियो पावक छिपाए, कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। आपको पता होना चाहिए रूपक अलंकार जो होते हैं, रूपक अलंकार तुलना वाले होते हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ों को तुलना किया जाता है, उसमें किसी एक का नाम रहना चाहिए। एक होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहता है कि शब्द एक ही रहते हैं लेकिन अर्थ 2 निकलता है। एक होता उत्प्रेरण अलंकार। उत्प्रेरण अलंकार तो उत्प्रेरक अलंकार में ही जो काव्य का खंड होते हैं, काव्य का वर्ड शब्द होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं, उसी प्रकार के होते, उसी लय पे होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी होगा, उत्प्रेरण।